हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने चैप्टर फिनिश किया था इंग्लिश सर्कुलर, यानी कि अंग्रेजी का पाठ्यक्रम जो था वो हमने फिनिश किया था। आज हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। दैट मीन्स अंग्रेजी भाषा की विशेषताओं के बारे में हम लोग पढ़ाई करेंगे इस क्लास में। ये नया चैप्टर है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड प्रॉब्लम्स ऑफ टीचिंग इट इन इंडिया। फिलहाल हमारा टॉपिक जो है वो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज है। क्या क्या विशेषताएं होती हैं इंग्लिश की। अ लैंग्वेज इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव इफ इट हैज़ पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर एज सेड बाय पाई। एक्चुअली पाई एक स्टोरी राइटर थे जिन्होंने कहा था कि एक लैंग्वेज को प्रोग्रेसिव मतलब तरक्की पे तब माना जाता है जबकि वह पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों में हो। इंग्लिश एक प्रोग्रेसिव लैंग्वेज है क्योंकि इट हैज़ बीन सब्जेक्टेड टू चेंज इन द पास्ट एंड प्रेजेंट, स्टिल प्रोग्रेसिंग फॉर द ग्रेटर क्लियरनेस। दैट मीन्स कि अंग्रेजी भी एक प्रोग्रेसिव भाषा है, एक तरक्की वाली भाषा है क्योंकि इसके सब्जेक्ट को चेंज किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू द काल, पास्ट और प्रेजेंट के प्रोग्रेशन में। इसको और क्लियर करने के लिए, ग्रेटर क्लियरनेस मतलब और ज़्यादा क्लियर करने के लिए। इंग्लिश इज एन आइडियल लैंग्वेज। एन आइडियल लैंग्वेज हैज एक्सप्रेशन, दिस इज ट्रू टू ग्रेट एक्सटेंट विद इंग्लिश। एक आइडियल लैंग्वेज मतलब एक ऐसी भाषा है जिसको बहुत क्लियरिफाई तरीके से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, प्रकट कर सकते हैं अपने अच्छी तरीके से, ग्रेट एक्सटेंट की तरीके से, मतलब अच्छी तरीके से उसको अंग्रेजी के साथ हम सच्चाई को एक्सप्लेन कर सकते हैं, बता सकते हैं। ग्रेट इंस्टेंट विद इंग्लिश मतलब अंग्रेजी के साथ में उसकी इंस्टिंक्ट जो होगी, उसकी जो वैल्यू होगी उसको क्लियरिफाई कर पाएंगे हम। थर्ड पॉइंट है इंग्लिश हैज़ इट्स ओन सिस्टम ऑफ वर्ड, फ्रेज एंड सेंटेंसेस। इंग्लिश का अपना स्वयं का एक सिस्टम, शब्दों का एक सिस्टम होता है, उसके फ्रेजेस होते हैं, उसका सेंटेंस होता है। द फोनेमेंस एंड मॉर्फेमेंस एंड सिंटेक्स विच आर द पार्ट ऑफ लैंग्वेज स्ट्रक्चर और इट्स ओन। इसका अपना खुद का मतलब साउंड सिस्टम होता है, लिखने का सिस्टम होता है, सिंटेक्स होता है, जो कि इसके पार्ट होते हैं, अपने स्वयं के हिस्से होते हैं इसकी भाषा की संरचना के। अंग्रेजी का अपना खुद का स्वयं का ग्रामर होता है, अंग्रेजी की अपनी खुद की स्क्रिप्ट यानी कि लिपि होती है। इंग्लिश एक विस्तार में फैला हुआ साहित्य का ऐसा खजाना है जो कि हमारी ज़िंदगी के हर एक पार्ट से जुड़ा हुआ है, टच करता है, यानी कि स्पर्श करता है। मतलब हमारी ज़िंदगी में अंग्रेजी साहित्य का एक ऐसा इतिहास है जो हमारी ज़िंदगी में अगर देखा जाए, हमारी लाइफ में का एक बहुत ही टच्ची पार्ट है। टच्ची पार्ट इन द सेंस कि आपसे बहुत लगा हुआ। अकॉर्डिंग टू ओ जेफरसन, ये भी इंग्लिश के लिटरेचर के बहुत अच्छे राइटर थे, ऑल लिविंग लैंग्वेज हैज़ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। लिविंग लैंग्वेज का मतलब सजीव भाषाएं अपने आप में ही सजीवता को प्रकट करती हैं। और कैसे करती हैं, उनकी ये विशेषताएं होनी चाहिए। नीचे जेफरसन ने बताया था लिविंग लैंग्वेज इज सब्जेक्ट टू चेंज एज, मतलब सब्जेक्ट के हिसाब से इसको कैसे चेंज कर सकते हैं। इट इज इन द प्रोग्रेस ऑफ, इट इज इन द प्रोग्रेस ऑफ अचीविंग द आइडियल। मतलब इसकी जो प्रोग्रेस होगी, इसकी जो तरक्की होती है किसी भी आइडिया को अचीव करने के लिए, जिस अपने आइडियल को अचीव करने के लिए यानी प्राप्त करने के लिए होती है। इसमें एडवांस लेवल जो होता है उसका डिप्लॉयमेंट होता है, डेवलपमेंट। डिप्लॉयमेंट मतलब उसको और ज़्यादा मॉडिफाई करना। ग्रेटर पावर ऑफ एक्सप्रेसिंग एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ और जनरल आइडियाज़, मतलब कि आपके विचारों को बहुत सामान्य तरीके से या फिर बहुत विस्तार तरीके से उसको प्रकट करने का जो होता है, उसके अंदर ग्रेटर पावर मतलब अच्छा एक पावर का मतलब शक्ति नहीं, यहाँ पे पावर का मतलब उसका एक कह सकते हो सिस्टम, एक तरीका, एक अच्छी क्वालिटी का सिस्टम हो सकता है, एक
ग्रेटर पावर ऑफ एक्सप्रेशन, मतलब अपनी भावनाओं को प्रकट करने का बहुत अच्छा सिस्टम। एनी नंबर ऑफ डेलिकेट शेड्स ऑफ मीनिंग कैन बी एक्सप्रेस्ड विद द इक्वल केस, मतलब कोई भी नंबर, मतलब कितने भी प्रकार के चीज़ों को, शेड्स को मतलब चीज़ों को, उसको मीनिंग ऑफ मतलब उसको, उसकी मीनिंग को परिवर्तित करने के लिए, उसके अर्थ को समझाने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए एक ही तरीके केस में, कई नंबर के केसों को एक ही तरीके के विचारों में प्रकट करने के लिए अलग अलग शेड्स, अलग अलग तरीकों से इसको बताया जा सकता है। ये लिविंग लैंग्वेज की कैरेक्टरिस्टिक है। इन ऑल लिविंग लैंग्वेज साउंड एंड सेंस आर परफेक्टली हार्मोनी, जितनी भी सजीव भाषाएं होती हैं उनके साउंड यानी कि उनका जो भी साउंड सिस्टम होता है, यानी सुनने का हमारे अंदर तरीका, सेंस महसूस करने का जो तरीका होता है, परफेक्ट हार्मोनी मतलब एकदम क्लियर होता है। हार्मोनी मतलब उनसे रिलेटेड जो हमारे लैंग्वेज के शब्दों की जो प्रोनाउंसिएशन होती है उससे रिलेटेड चीज़ है ये। देयर आर 4 मेन एस्पेक्ट एनी लैंग्वेज इन रिलेशन टू सोसाइटी, 4 तरीके के मेन रीज़न होते हैं, मेन एस्पेक्ट्स होते हैं सोसाइटी में भाषा के रिश्तों को दर्शाने के लिए। इट हेल्प अस टू लिव इन सोसाइटी, ये हमारी मदद करती है समाज में रहने के लिए। इट इज़ एन इंडेक्स ऑफ पर्सनालिटी, आपके व्यक्तित्व की एक पहचान होती है, एक इंडेक्स होती है। इट रिस्टोर रिलेशनशिप बिटवीन द एनवायरनमेंट एंड अस एंड एनवायरनमेंट, हमारे और पर्यावरण के बीच में एक रिश्ता बना के रखती है, रिस्टोर करके रखती है। ये साहित्य का एक माध्यम होती है। ये सारी चीज़ें, ये एस्पेक्ट किसी भी सोसाइटी में रहने के लिए लैंग्वेज में होती है। इंग्लिश पॉजेस ऑल दिस एस्पेक्ट्स, इंग्लिश में ये सारे एस्पेक्ट्स मतलब ये सारी क्वालिटियाँ, ये सारे रीज़न, ये सारे कारण होने चाहिए। इट इज़ अ लैंग्वेज ऑफ इमेंस इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, ये एक ऐसी भाषा है जिसको, हार्मोनी का मतलब होता है सामंजस्य, मतलब आपस में मिला के रखने वाला सिस्टम। तो ये जो लैंग्वेज होती है ये प्रकट करती है इंटरनेशनल महत्वता को। क्लियर? इसकी अपनी फोनोलॉजी होती है, फोनोलॉजी मतलब इनका अपना साउंड सिस्टम होता है, साइंस ऑफ इनका अपना फोनोलॉजी का साइंस होता है, साउंड ऑफ साइंस। इनमें फॉलोइंग 2 तरीके के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं इंग्लिश फोनोलॉजी में। 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं एज यू नो, जैसा कि आप जानते हो, लेकिन 45 साउंड्स निकलते हैं। उस 26 अल्फ़ाबेट्स में 45 साउंड्स होते हैं। वॉवेल साउंड्स 2 तरीके में डिवाइड किए जाते हैं, एक प्योर वॉवेल साउंड और एक होता है डिप्लोथोंग्स। डिप्लोथोंग्स जो होता है वो 2 वॉवेल्स को, मतलब जिसमें से 2 वॉवेल मिले हों, और एक प्योर वॉवेल जिसमें एक सिंगल वॉवेल हो। कॉन्स्टेंट नहीं, कॉन्सोनेंट्स होगा ये, इट्स नॉट कॉन्स्टेंट, इट्स कॉन्सोनेंट साउंड्स आर डिवाइड इनटू 2 कॉन्सोनेंट साउंड्स, मतलब एक होगा कॉन्सोनेंट साउंड्स, दूसरा होगा कॉन्सोनेंट क्लस्टर। कॉन्सोनेंट साउंड मतलब जिसमें आपका वॉवेल और कॉन्सोनेंट का मिक्स हो। जिस कॉन्सोनेंट में आप कॉन्सोनेंट शब्द अगर लोगे व्यंजन इंग्लिश का, तो उसमें हमेशा वॉवेल का, स्वर का साउंड आता है, तो होता है कॉन्सोनेंट साउंड। और कॉन्सोनेंट क्लस्टर होता है, क्लस्टर का मतलब होता है इंग्लिश फोनोलॉजी में जो कि साउंड को एक लेटर का डिटेल क्लियर करता है, वो क्लस्टर होता है। मतलब एक साउंड, लेटर का साउंड को डिटेल में एक क्लस्टर के थ्रू बताना। क्लस्टर का मतलब होता है उसमें बहुत सारी चीज़ें एक ही लेटर में बताना। इंग्लिश ग्रामर हैज़ फॉलोइंग साइलेंट कैरेक्टरिस्टिक, इसमें कुछ ऐसे छुपे हुए भी विशेषताएं होती है। साइलेंट कैरेक्टरिस्टिक मतलब कुछ छुपी हुई विशेषताएं, जैसे कि इंग्लिश सेंटेंस कैन बी आइदर और सिंगल वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड। इंग्लिश सेंटेंस में या तो एक सिंगल वर्ड होगा या ग्रुप ऑफ वर्ड होगा, या तो एक शब्द होगा या शब्दों का समूह होगा। एक सेंटेंस में 2 पार्ट होते हैं एज यू नो, जो कि आप जानते हो। सब्जेक्ट विच इज़ थीम, सब्जेक्ट जिसके द्वारा उस सेंटेंस की थीम बनाई जाती है वो सेंटेंस बनाया जाता है। प्रेडिकेट मतलब जो उस थीम, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है। क्लियर? फॉर इंस्टेंट देयर इज अ सेंटेंस, जैसे कि एक एग्जांपल में आप देखिए, एक सेंटेंस है आई एम गोइंग। इसमें
आई जो है वो सब्जेक्ट हो गया, आई एम गोइंग प्रेडिकेट हो गया। सब्जेक्ट यूजुअली प्रीसीड्स द वर्ब एंड इज ऑलवेज द नॉमिनेटिव केसेस फ्रॉम द ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू। इसका मतलब होता है सब्जेक्ट हमेशा वर्ब को प्रीसीड करता है, यानी कि उसको वर्ब सब्जेक्ट को फॉलो करता है, जिसका केस ग्रामेटिकली पॉइंट ऑफ व्यू से सब्जेक्ट के द्वारा वर्ब का नॉमिनेशन होता है। ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, दो तरीके के सेंटेंस होते हैं। फुल सेंटेंस जैसे यू आर सिंगिंग, ये एक फुल सेंटेंस हो गया। एक होता है माइनर सेंटेंस जैसे कि थैंक यू, यानी कि छोटा सब्जेक्ट, छोटा सेंटेंस। इन इंग्लिश सेंटेंस है फॉलोइंग ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। अंग्रेजी में व्याकरण का एक संरचना होती है, जैसे सब्जेक्ट वर्ब यानी कि SV, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट यानी कि SVO, यानी कि कर्ता, क्रिया और कर्म। फिर होता है वर्ब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट यानी कि क्रिया, कर्ता और कर्म। ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर यानी कि व्याकरण संरचना क्या होती है, इसका एक सिद्धांत होता है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जो कि इसको शुड बी प्लेस्ड फर्स्ट। जो ग्रामेटिकल अगर कोई भी चीज़ होगी तो उसकी एक संरचना होती है, जिसके अकॉर्डिंग ही उसको प्लेस किया जाता है, उसको स्थान पे रखा जाता है। वर्ब इन इंग्लिश हैज़ नो जेंडर। आपको ये पता है इंग्लिश में वर्ब यानी क्रियाओं का कोई जेंडर नहीं होता, कोई लिंग नहीं होता। इट इज़ द सेम फॉर मेल्स एंड फीमेल्स। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए वर्ब जो होते हैं वो सेम होते हैं। जैसे ही इज ईटिंग, सी इज ईटिंग, तो ईटिंग का कोई जेंडर नहीं है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे फॉर्म करते हैं आपको पता है, टेंसेस में मैंने बताया भी था। या तो ऑक्सिलरी वर्ब, सेंटेंस के ऑक्सिलरी वर्ब यानी इज, एम, आर, हैज़, हैव, जो भी ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं, यानी कि हेल्पिंग वर्ब से जो हम सब्जेक्ट से पहले प्लेस कर देते हैं सेंटेंस में, तो वो एक इंट्रोगेटिव सब्जेक्ट होता है। और दूसरा होता है इंट्रोगेटिव वर्ड्स जो आते हैं बीच में वाक्यों के, उनको स्टार्टिंग में हम रख देते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब का एग्जाम्पल जैसे आपका है इज ही ईटिंग, या एक एग्जाम्पल ये हो गया व्हाट आर यू डूइंग। द फॉलोइंग वर्ब्स इन इंग्लिश डिविजिबल वेयर एज दे आर नॉट डिविजिबल इन हिंदी। ये जो वर्ब्स हैं, ये जो क्रियाएं हैं, ये इंग्लिश में डिवाइड हो सकती हैं, इनको हम अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन हिंदी में ये अलग अलग नहीं हो सकती हैं। ये होती है इंग्लिश की कैरेक्टरिस्टिक। इंग्लिश इज़ वेरी इजी लैंग्वेज। इंग्लिश बहुत आसान तरीका है, बहुत आसान भाषा है, बस हम समझते हैं। एक्चुअली अगर देखा जाए तो हिंदी से ज़्यादा इजी होती है इंग्लिश, और वही कैरेक्टरिस्टिक इस लेसन में दी गई है। अच्छी तरीके से आप लोग स्टडी करिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, बाय।